ओके। वेलकम आप सभी का। और आज का अपना जो क्लास रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं जूट के बारे में। और फाइबर यील्डिंग जो प्लांट्स हैं उसमें जूट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि रफ फाइबर होता है उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो जूट से तैयार होते हैं। और इंडिया का जूट के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है। एक बहुत पुराना क्रॉपिंग पैटर्न भी है इंडिया का। और थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे कपास के कंपैरिजन के अंदर जूट को थोड़ा कम तैयार करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस भी इससे अच्छे बन सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, तो होपफुली इकोनॉमिक बॉटनी से जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आराम से कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो जूट का पौधा होता है उसको हम बॉटनिकली कॉर्कोरस इसका जीनस होता है। और जूट की कई सारी स्पीसीज हैं जिनकी खेती होती है। बाकी के हिसाब से देखेंगे तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी गेहूं के बराबर ही है, N=7। डिप्लॉयड प्लांट ही होता है ना, हेक्साप्लॉयड जो है वो आप वीट के साथ में लेंगे। बाकी हमारे जो प्लांट्स हैं मेनली डिप्लॉयड प्लांट्स हैं। एक होता है कि टैक्सोनॉमिकली हमें पता होना चाहिए कि जूट का जो फैमिली है वो है टीलिएसी। हालांकि आपके यहाँ के कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो भी इस फैमिली से होते हैं, और कुछ खरपतवार हैं वो भी होते हैं। तो कॉर्कोरस है वो टीलिएसी का पौधा है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमसे कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है कि वाइट जूट किसे कहते हैं और टोसा जूट किसे कहते हैं। आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि किसी पेपर में ये पूछा हुआ भी है कि टोसा जूट किसे कहते हैं। तो कैप्सूल जो कॉर्कोरस है उसकी दो स्पीसीज हैं। एक का नाम है कैप्सुलरिस, जिसको अपन बोलते हैं वाइट जूट, और दूसरा का नाम है ओलिटोरस, जिसको अपन टोसा जूट के नाम से जानते हैं। तो जूट की दो वैरायटी हैं, वाइट जूट एंड टोसा जूट। वाइट का नाम कैप्सुलरिस है, टोसा का नाम है वो ओलिटोरियस है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन आपको इकोनॉमिक जितने भी प्लांट्स हैं सबके पता होने चाहिए। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन में एक कॉन्सेप्ट आती है कि कुछ पौधों के प्राइमरी सेंटर अलग होते हैं, सेकेंडरी सेंटर अलग होते हैं। तो पहली बार जो सेंटर रहा होता है उसको अपन प्राइमरी बोलते हैं। तो जूट की बात करें तो हमारा प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो अफ्रीका है इसका। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग इसकी जो 40 प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से 40 में से 36 जो स्पीसीज हैं वो अफ्रीका से नॉन है, वहाँ से ज्ञात है। तो काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो अफ्रीका में मिलती है। तो प्राइमरी सेंटर इसका अफ्रीका माना गया है। इसके बाद में जो सेकेंडरी सेंटर आता है उसमें आपका नाम आ जाएगा इंडिया और इंडो बर्मा। तो हमारा जो भारत है और इंडो बर्मा जो सेंटर है वो सेकेंडरी सेंटर है। अब देखो, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरपीसी का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर जूट का पूछा जाता है और इन केस वहाँ पे अगर अफ्रीका नाम है तो आपको अफ्रीका टिक करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अफ्रीका का मेंशन नहीं है तो आपको इंडिया करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों नाम होते हैं अफ्रीका और इंडिया तो आपको प्राइमरी जो होता है वो बताना होता है। या आपको चला के पूछा जाए कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है तो आपको इंडिया बताना पड़ेगा। या आपको ये पूछा जाए कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है तो अफ्रीका बताना पड़ेगा। और डायरेक्टली पूछा जाए कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है तो प्राइमरी बताना होता है। यानी कि मेन जो फोकस होता है वो प्राइमरी पे ही होता है। बट अगर ऑप्शन में नहीं है और आपको क्वेश्चन इंडिया के रेफरेंस में बनाया हुआ है तो इंडिया आपको बता देना है। ठीक है। इसके बाद में अगर देखें अपन तो अगला पार्ट अपन को थोड़ा सा देखना होता है कि वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को लेके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है जूट का वो इंडिया से ही है। उसके बाद में बांग्लादेश का नंबर है, फिर चाइना का है। तो नंबर 1 पे इंडिया स्टैंड करता है। तो ये एक अपने आप में यूनिक चीज़ हो जाती है कि हमारे यहाँ पे इसकी जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश 2 नंबर पे आता है। ठीक है।
लेकिन अगर पर हेक्टर जो उपज की बात आती है कि हम इकाई क्षेत्रफल से जो इसकी उपज ली जाती है कि जो फाइबर तैयार होता है, फाइबर प्राप्त होता है ना, उसकी बात करें तो इसमें एक नंबर पे भूटान आता है। तो जो नेपाल है वो एक नंबर पे आता है। प्रोडक्शन जो है, मतलब टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया का ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल वाइज जो प्रोडक्शन है वो भूटान का ज़्यादा है। ऐसे बात आती है कि जो कच्चा जूट होता है ना, जो बिना प्रोसेस किया हुआ होता है, कच्चा जो जूट का फाइबर होता है, उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक देश है वो बांग्लादेश है। तो रा मटेरियल के हिसाब से बांग्लादेश नंबर 1 पे आता है। और जो जूट से जो तैयार प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करके उसके बाद में अगर हम एक्सपोर्ट करने के हिसाब से बात करें तो उसमें इंडिया एक नंबर पे आता है। तो प्रोडक्शन में हम एक नंबर पे आते हैं और जो उत्पाद हैं उनको बना के एक्सपोर्ट करने में हम एक नंबर पे आते हैं। और कच्चा जो जूट है उसको एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश है वो एक नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो अगर इंडिया के रेफरेंस में बात की जाए कि हमारे इंडिया के अंदर जूट के प्रोडक्शन को लेके क्या चीज़ ध्यान देनी है, तो नंबर 1 जो कंट्रीब्यूटर है वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है ये होता है। इसके बाद में आप बिहार का नंबर लेंगे, फिर आसाम का लेंगे, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो वर्ल्ड वाइड इंडिया आता है, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है वो आता है। ठीक है, हम मैन्युफैक्चर्ड जो जूट प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि जो प्लांट का मॉर्फोलॉजी है उस मॉर्फोलॉजी से जुड़ी हुई बातें। देखिए जूट के जो पौधे होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वुडी प्लांट्स होते हैं ना कि वैसे ट्री नहीं होते हैं, वो श्रब लाइक प्लांट्स ही होते हैं, एनुअल प्लांट्स ही हैं, लेकिन वो वुडी होते हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ अच्छे से होती है। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जूट के पौधे की जो पत्तियाँ होंगी और पत्तियों का जो आधारीय भाग होता है, जो बेसल पार्ट होता है, वहाँ पे कुछ मुड़े हुए ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, है ना, कुछ टेढ़े मुड़ाव वाले ब्रिस्टल्स होते हैं। इनको ऑरिकल्स भी बोलते हैं। वैसे आपने मोनोकोट में देखा है कि जो ग्रास की पत्तियां होती हैं उनमें लीफ सेथ और लीफ ब्लेड का जो जंक्शन होता है वहाँ पे भी कुछ हेयर्स होते हैं, उनको भी अपन ऑरिकल्स ही बोलते हैं। तो यहाँ भी पत्तियों के ऊपर ऑरिकल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हालांकि ये डाइकोट पौधा है, तो डाइकोट के अंदर तो ये फीचर नहीं होता, बट यहाँ एज ए स्पेशल कुछ खास प्रकार के मुड़े हुए ब्रिस्टल्स होते हैं जिनको अपन ऑरिकल बोलते हैं। अगर फ्लावर्स की बात करेंगे तो जूट के पौधों में जो फ्लावर आते हैं वो सॉलिटरी या छोटे छोटे जो साइम, यानी कि साइमोज का एक प्रकार होता है, साइम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा कि साइम प्रकार का या सॉलिटरी फ्लावर्स हैं वो होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से तैयार करनी है कि जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस है, इसके पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों के अंदर एक बहुत ही कड़वा पदार्थ पाया जाता है। बीटर का मतलब कड़वा होता है, कड़वा कसेला, जिसको खाना बहुत टफ होता है। तो अगर कैप्सुलरिस की पत्तियों की बात करेंगे तो कैप्सुलरिस के पौधे हैं वो भी काफ़ी लंबे पौधे होते हैं, लेकिन कैप्सुलरिस से भी ज़्यादा लंबे तो ओलिटोरियस के होते हैं। बट कैप्सुलरिस की पत्तियों में एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है और उसका नाम होता है कॉर्कोरिन। तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जो वैरायटी है उसकी पत्तियों के अंदर कॉर्कोरिन पाया जाता है, जो कि बहुत कड़वा होता है। इस कड़वेपन की वजह से ही इसका नाम होता है टीटा, या जो कैप्सुलरिस है उसको अपन टीटा जूट या बीटर पैट के नाम से भी जानते हैं। तो टीटा जूट क्या है या बीटर पैट क्या है, कैप्सुलरिस का नाम है। क्यों है? क्योंकि उसकी पत्तियों के अंदर एक बहुत ही कड़वा पदार्थ होता है कॉर्कोरिन। ठीक है, इससे जो फाइबर प्राप्त होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, व्हाइटिश फाइबर होता है। और ये जो कैप्सुलरिस वैरायटी होती है, ये पानी जो भराव हो जाता है उसको अपन वाटर लॉगिंग बोलते हैं। कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है, उसको अपन वाटर लॉगिंग बोलते हैं। उसमें ये आराम से ग्रो कर लेता है, इसलिए ये लो लैंड वैरायटी भी है। हालांकि जो
लोलैंड अपलैंड वैरायटी ये चावल के साथ में आपने देखी थी, लेकिन जो फसल काफ़ी भराव या जो काफ़ी सिंचाई वाला पानी या खूब सारा पानी होता है उसको बर्दाश्त कर ले, उनको अपन लोलैंड भी बोलते हैं। तो कैप्सुलरिस इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैप्सुलरिस में एक तो कॉर्कोरिन है, एक इसके कुछ निकनेम है, और ये लोलैंड वैरायटी होती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी स्पीसीज की बात करते हैं। दूसरा है ओलिटोरियस। अगर हम ओलिटोरियस की बात करेंगे तो ओलिटोरियस के जो पौधे हैं वो कैप्सुलरिस से भी लंबे होते हैं, यानी कि ये पौधे काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इनमें कोई कड़वापन नहीं होता है, नो बीटर एल्कलॉइड्स। तो जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसमें कॉर्कोरिन नहीं होता है। इसको हम मीठा या स्वीट पैट के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली जो है कि टीटा या बीटर पैट क्या है, स्वीट पैट क्या है, या किस में ये जो बीटर ग्लाइकोसाइड है वो पाया जाता है, या कौन सा है वो पाया जाता है, या नाम दे के पूछ ले कि कॉर्कोरिन किस में पाया जाता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम ओलिटोरियस की बात करेंगे तो ओलिटोरियस का जो फाइबर है वो वाइट नहीं होता, वो येलो, रेड या ग्रे कलर का होता है, और ये अपलैंड वैरायटी होती है। तो हमारे यहाँ जो जूट की बोरियां आती हैं वो येलोविश कलर के आती हैं, ब्राउनिश कलर के आती हैं, वो ओलिटोरियस से तैयार होती हैं, जिनके अंदर कोई कसेलापन भी नहीं होता है, कॉर्कोरिन उसके अंदर नहीं होता, उसको अपन मीठा या स्वीट पैट भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद में हम आगे बात करें तो हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम बहुत बड़ा प्रोडक्शन हमारे यहाँ से हो रहा है, और हमारे यहाँ पे भी जो मेन वैरायटी प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, 75% जो प्रोडक्शन है वो कैप्सुलरिस का है। और कैप्सुलरिस एक रेनी सीजन क्रॉप है ना। क्रॉपिंग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसको लॉम या एलुवियल जो सॉइल होती है, जो कि पानी से बहा के लाई हुई होती है, लॉम सॉइल जो होती है, वो ये प्लांट प्रीफर करते हैं, और लगभग 17 से लेके जो 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं। 25 डिग्री से ऊपर होने पे ट्रॉपिकल कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। तो कैप्सुलरिस हमारे यहाँ का मेन पौधा है, 75% जो प्रोडक्शन है वो कैप्सुलरिस का ही होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेन पार्ट आता है वो है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो ट्यूशन का एरिया है वो फाइबर ही होता है, कि हमारा जो टॉपिक है या सिलेबस के अंदर इसका जो मेंशन है वो इकोनॉमिक पर्पस जो है वो फाइबर से ही पूरा होता है। अब देखो यहाँ जूट के केस में आपको ध्यान देना है कि जूट का जो रेशा होता है वो एक्चुअल में जो फ्लोएम होता है उससे प्राप्त होता है, पहली बात है ना। दिमाग के अंदर सबसे पहले ये आना चाहिए कि हम जो जूट का रेशा निकालते हैं वो फ्लोएम का होता है, और ये जो फ्लोएम है इस फ्लोएम के कुछ ऐसे वेजेस, यानी कि जो पतवार जो होती है, जैसे नीचे से चौड़ा हो और ऊपर से संकरा हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वेजेस। तो काफ़ी लंबे और वेज सेप्ड बंडल्स होते हैं फाइबर सेल्स के, जिनकी लोकेशन है वो फ्लोएम होती है, यानी कि फ्लोएम वेजेस के रूप में ये फाइबर है वो पाया जाता है। और जो स्टेम की बात आती है कि जो तना होता है, तने के अंदर जो जाइलम है, जाइलम के बाद वॉस्कुलर कैम्बियम होता है, कैम्बियम से जो एक्टिविटी होती है उसका मतलब सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है, क्योंकि जब वॉस्कुलर कैम्बियम ग्रोथ करता है तो अंदर सेकेंडरी जाइलम बनता है, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ही कुछ वेजेस हैं, वो वेजेस ही एक्चुअल में क्या होता है, पूरा का पूरा फाइबर का बंडल होता है, राइट, पहली बात। और एक जो बंडल होता है, यानी कि फाइबर्स का जो पूरा एक गुच्छा है, जैसे यहाँ पे फाइबर सेल्स हैं, ये सब यहाँ पे फाइबर सेल्स हैं, और इन फाइबर सेल्स का जो पूरा गुच्छा बनता है उस गुच्छे को अपन बोलते हैं रीड। तो जूट का जो फाइबर है वो फ्लोएम के वेजेस हैं, सेकेंडरी फ्लोएम के वेजेस हैं, और सिंगल जो वेज है या सिंगल जो गुच्छा है उसको अपन रीड नाम से भी जानते हैं। और एक जो रीड होती है उसके अंदर लगभग 4 से लेके 50 जो फाइबर सेल्स हैं
वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो बात हुई कि हमारा जो पौधे का तना है, उस तने को अपने बोला कि वुडी है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उसमें सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर कुछ ऐसे पतवार जैसे जगह जगह पे बंडल लगे हैं, और वो बंडल ही रेसे हैं, और वो हम इकोनॉमिकली काम में लेते हैं। अब पौधे में से फाइबर को निकालने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे आपने कपास की प्रोसेसिंग की, उससे अपन फाइबर निकालते हैं, ऐसे अपन जूट से फाइबर निकालते हैं। तो फाइबर को तने के अंदर जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसमें से निकाला जाता है, और निकालने का जो तरीका होता है, जो टेक्निकल प्रोसेस होती है, उसको अपन बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है कि हम जो जूट के जो पौधे हैं उनके तनों के हम बंडल्स बनाते हैं, और बंडल बना के पानी के अंदर इनको भिगो के रखते हैं। तो जो बाकी जो पैरेन्काइमेटस भाग होता है वो सारा गल जाता है, और फाइबर हैं वो बचते हैं। तो पानी के अंदर डुबो के हम उसको गलाते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेटिंग। और ये रेटिंग लगभग 1 महीने तक का एक प्रोसेस होता है। तो जैसे एक नाम आता है गिनिंग, वैसे एक नाम आता है रेटिंग। तो जूट के फाइबर को प्रोसेस करने का जो तरीका है, प्रोसेसिंग का जो वे होता है, उसको रेटिंग बोला जाता है। तो रेटिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपसे फ्यूचर में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं, और अब हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करते हैं जो हमारे क्वेश्चनेबल पॉइंट्स हैं। देखो, एक तो नाम आता है कि बास्ट फाइबर किसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आपको यही नाम मिलेगा कि बास्ट फाइबर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी में जहाँ भी फाइबर आता है तो फाइबर आते ही बास्ट अपने आप ही जुड़ जाता है कि बास्ट से कोई चीज़ पूछी जा सकती है। बास्ट फाइबर को ही आप स्टेम फाइबर भी बोलते हैं, सॉफ्ट फाइबर भी बोलते हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ध्यान देना बास्ट वर्ड पे कि बास्ट फाइबर क्या होता है। देखो, बास्ट फाइबर का कनेक्शन है कि चाहे तो फ्लोएम हो या पेरिसाइकल हो या कॉर्टेक्स हो, है ना। फ्लोएम का मतलब सेकेंडरी फ्लोएम ही होगा। पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, इनमें से किसी भी भाग से जुड़ा हुआ जो फाइबर होता है उसको अपन बास्ट फाइबर बोलते हैं। जैसे हमने जूट की बात की, जूट के अंदर वो सेकेंडरी फ्लोएम से जुड़ता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम से जुड़ता है तो हम जूट के फाइबर को भी क्या बोलेंगे, बास्ट फाइबर ही बोलेंगे। जैसे हमारा जूट है उसमें बास्ट ही है, फ्लैक्स है उसमें बास्ट ही है, हेम्प है, रेमी है, तो इन सब के अंदर बास्ट फाइबर पाया जाता है। तो बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल कौन है आपके सिलेबस में? तो जैसे मान लो कि आप जूट तैयार कर रहे हो, बट क्वेश्चन ये आ गया कि इनमें से बास्ट फाइबर प्राप्त किससे होता है या किससे नहीं होता है, राइट। और बास्ट फाइबर क्या है? जहाँ भी बास्ट फाइबर आएगा वहाँ आपको प्रोसेसिंग के लिए रेटिंग लेना होता है, जो आपने अभी बात की कि हम फ्लोएम में से निकालें, पेरिसाइकल में से निकालें, तो हमें गला के निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग का नाम होगा रेटिंग, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात है, बस क्वेश्चन जहाँ से बनता है हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही दूसरा वर्ड आ सकता है स्ट्रक्चरल फाइबर। अब स्ट्रक्चरल फाइबर में आपको क्या समझना है वो क्लियर कीजिए। स्ट्रक्चरल फाइबर का मतलब है कि लिग्निफाइड सेल्स हैं जिनमें लिग्निन का जमाव हो जाता है, और लिग्निन के जमाव से वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। और लिग्निन के जमाव वाली सेल्स हैं जो या तो जाइलम है या फ्लोएम है, उनको कवर करती हैं। यानी कि बीच में तो जाइलम फ्लोएम की सेल्स होंगी और उनके बाहर लिग्निन की सेल्स हैं, वो एक पूरा बंडल बनाती हैं। और ऐसे बंडल से जो फाइबर बनता है वो स्ट्रक्चरल फाइबर बनता है, और इसको हम बोल सकते हैं फाइब्रोवैस्कुलर बंडल। तो जो स्ट्रक्चरल फाइबर्स होते हैं वो फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि वैस्कुलर के अंदर आपका जाइलम फ्लोएम आ जाएगा। तो जाइलम फ्लोएम के बाहर की कुछ लिग्निफाइड सेल्स के बंडल्स हैं, उन बंडल से जो फाइबर बनता है वो स्ट्रक्चरल फाइबर कहलाता है। जैसे इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो मोनोकोट जो लीव्स हैं, मोनोकोट लीव्स से जो हम फाइबर निकालते हैं, तो वहाँ पे ये जो फाइब्रोवैस्कुलर बंडल के जो स्ट्रैंड्स हैं वो जगह जगह पे फैले रहते हैं। ये कोई ज़्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोनोकोट आते ही आपको पता लग जाता है कि जैसे मोनोकोट का स्टेम आपको याद होता है, मोनोकोट के स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स वो बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो स्कैटर्ड कंडीशन है।
तो पत्तियों के अंदर भी स्कैटर्ड कंडीशन ही होती है। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग का तरीका होगा वो बाई हैंड होता है। तो यहाँ हम रेटिंग नहीं करते, यहाँ पे सेल्स से या जो फाइबर है उसको प्राप्त करने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है, यानी कि मैनुअली हाथ से फाइबर्स को निकाला जाता है। एग्जाम्पल्स में जैसे मनीला हेम्प है, सीसल है, न्यूजीलैंड हेम्प है, ऐसे आपके यहाँ का एक पौधा है उसको बोलते हैं सैकरम मुंजा, या इसी का दूसरा नाम है एरिकस मुंजा। आप बता सकते हैं ये कौन सा पौधा है? ये जो आपके यहाँ पे जो होता है ना सरकड़ा जो होता है, सरकड़ा बोलते हो आप उसको, सरकंडा भी बोलते हो, है ना, आप इसको पूंचा भी बोलते हो, है ना, जिससे झाड़ू तैयार होती है, सैकरम मुंजा। तो सैकरम मुंजा के अंदर जो फाइबर है वो पत्तियों से तैयार होता है ना, उसकी जो लीव्स हैं। तो सैकरम मुंजा जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। आपको ध्यान देना है, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स होते हैं और वो एक्चुअल में वास्कुलर बंडल के बाहर के लिग्निफाइड सेल्स के गुच्छे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फाइबर होता है। ऐसे ही बात आ सकती है कि सरफेस फाइबर, तो सतह के ऊपर जो फाइबर होते हैं वो सरफेस फाइबर कहलाते हैं। जैसे स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, सीड भी हो सकते हैं। जैसे कॉटन की बात आती है, आपने कॉटन की बात की, तो कॉटन के अंदर जो सीड है उस सीड के सतह के ऊपर था फाइबर। ऐसे जो कपोक होता है उसके अंदर जो फ्रूट हैं उनके ऊपर का ये फाइबर होता है। तो सरफेस फाइबर होते हैं। इनको निकालने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं गिनिंग। तो रेटिंग अलग चीज़ है, जो आपके बास्ट फाइबर्स हैं उनके लिए रेटिंग होती है, जो सरफेस फाइबर्स हैं उनके लिए गिनिंग होती है। तो कौन सा फाइबर है उसका पता होना चाहिए, कौन से पौधे में कौन सा फाइबर है, और फाइबर की कैटेगरी वाइज प्रोसेसिंग के तरीके होते हैं। चलिए इसके बाद में हम कुछ और प्लांट्स को इसमें ऐड करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा सेक्शन है वो ऐसे लगे कि हाँ हमने ऑलमोस्ट सारा जो, क्योंकि एक्स्ट्रा भी कोई बात अगर आती है तो वो हम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट में ही एक नाम आता है फ्लैक्स, और फ्लैक्स को आप लोग हिंदी में बोलते हैं अलसी। वैसे काफ़ी मेडिसिनल प्लांट भी होता है और न्यूट्रिटिव प्लांट भी होता है। बॉटनिकली इसका नाम होता है लाइनम यूसीटेटिसिमम, है ना, N=15 है। फैमिली का नाम होता है लिनेसी। ओके, यहाँ पे जो फाइबर होता है वो पेरिसाइकिल से प्राप्त होता है। तो चाहे फ्लोएम से प्राप्त हो रहा हो या पेरिसाइकिल से प्राप्त हो रहा हो, तो हमारा जो फाइबर है वो बास्ट कैटेगरी में ही आएगा। यानी कि जो अलसी का फाइबर है वो भी बास्ट कैटेगरी का होता है, बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल है। बास्ट वालों को प्रोसेसिंग के तरीके हमारे रेटिंग ही होंगे। तो फ्लैक्स से अगर आप या अलसी से जो रेशा प्राप्त करते हैं तो वो हम पेरिसाइकिल से प्राप्त करते हैं, स्टेम की बात है। ठीक है। अब अलसी से जो रेशा तैयार होता है वो एक्चुअल में जो फाइबर होता है उसको अपन बोलते हैं लिनन। तो लिनन जो कपड़ा होता है या लिनन के जो फाइबर होते हैं वो फ्लैक्स से तैयार होते हैं, है ना। फ्लैक्स है वो लाइनम यूसीटेटिसिमम है जो कि लिनेसी का पौधा है। ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं कि नाम आ सकता है हेम्प, और हेम्प को अपन बोलते हैं कैनाबिस सटाइवा, यानी कि जो भांग होते हैं कैनाबिस भांग को बोलते हैं। और फैमिली का नाम है कैनाबिनेसी। और ऐसे ही एक नाम आता है सन हेम्प, थोड़ा सा ध्यान देना, ये नाम है सन हेम्प और ये नाम था हेम्प। हेम्प तो बोलते हैं भांग को, और सन हेम्प है, ये भांग नहीं है, ये क्रोटोलेरिया है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसको आप सणिया बोलते हो ना, जो सण होता है ना, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। और आपके यहाँ पे एक दूसरा पौधा जो होता है क्रोटोलेरिया बुरिया, वो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल होता है। तो सन हेम्प और हेम्प दोनों में हेम्प नाम आता है, लेकिन जो क्रोटोलेरिया है वो हेम्प नहीं है,
क्रोटलेरिया है वो तो आपका जो लेग्यूमिनेसी पौधे हैं वहाँ से बिलोंग करता है, ये कैनाबिनेसी का पौधा ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नाम इसका सन हेम्प जरूर है, या हम इसको क्रोटलेरिया जुन्सिया बोलते हैं, लेकिन रियल हेम्प ये नहीं है। रियल हेम्प अपन भांग को बोलते हैं, कैनाबिस को बोलते हैं। उसके भी स्टेम से फाइबर की बात करेंगे अपन कि भांग के पौधे से जो फाइबर तैयार होता है या कैनाबिस से जो फाइबर तैयार होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो फाइबर है वो मेल प्लांट से तैयार होता है। वैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं, तो मेल प्लांट है उससे बेस्ट क्वालिटी का फाइबर तैयार होता है। फाइबर का जो सोर्स है वो पेरिसाइकिल होता है या फ्लोएम होता है। तो ये भी बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो हेम्प का फाइबर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो जेड लाइक होती है ना, जिगजैग पैटर्न होता है, और इसको हम एस ट्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जेड लाइक फाइबर किस में मिलेगा? आंसर है हेम्प के अंदर। और हेम्प का नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। तो ऐसे आप कुछ एडिशनल जो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं उनका भी ध्यान देंगे। ऐसे अपन बात कर सकते हैं क्रोटलेरिया जुन्सिया, जिसको कि हम अपन सन हेम्प के नाम से जानते हैं। इनको ओनली सन भी बोलते हैं, सन हेम्प भी बोलते हैं। और राजस्थान के अंदर भी इसकी खेती होती है, राजस्थान के अंदर इसकी खेती होती है, लेकिन बहुत ही कम जगह पे होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सन हेम्प है या जो जिसको सिंपली अपन सन भी बोलते हैं, उसमें 3 वैरायटी है, वाइट, ग्रीन और डैग हडी, है ना। 3 वैरायटी हैं। ग्रीन को गंजम नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्शन वाइज बात करेंगे तो खूब सारा जो प्रोडक्शन है 56% प्रोडक्शन है वो वाइट वैरायटी का ही होता है। यानी कि हम जो सन हेम्प है क्रोटलेरिया जुन्सिया उसमें वाइट वैरायटी का प्रोडक्शन करते हैं। ये बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल ही है और कॉर्टिकल वॉस्कुलर बंडल्स के बाहर मिलेगा। ये थोड़ी सी अलग बात हो जाती है कि कॉर्टेक्स के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, कॉर्टिकल वॉस्कुलर बंडल्स हैं, उनके बाहर बास्ट फाइबर होता है जो सन हेम्प का मेन सोर्स होता है। कि वहाँ जो फाइबर है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। फाइबर जितने भी हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन पता होने पे हम नाम बता सकते हैं, है ना। जैसे ये कॉर्टेक्स वॉस्कुलर बंडल्स के बाहर का है, कॉर्टेक्स का है, तो बास्ट कैटेगरी में आएगा। ऐसे आप तैयार करेंगे रेमी, है ना। जो आपके फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की पहले क्लास में अपन ने बात की थी कि जो सबसे लंबी फाइबर सेल है वो रेमी की होती है। और रेमी को अपन चाइना ग्रास के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये बोहमेरिया नीविया के नाम से जाना जाता है पौधा। उट्रिक ऐसी इसकी फैमिली है, वहाँ से बिलोंग करता है। फ्लोएम इसका जो सोर्स है वो है सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम से अपन इसको तैयार करते हैं, इसका मतलब ये बास्ट कैटेगरी में ही जाएगा। लेकिन इस फाइबर के साथ में एक चिपचिपा पदार्थ और होता है, यानी कि जो रेमी के फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम से तो निकलते हैं बट वो चिपचिपे होते हैं, उनमें गम्स लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। तो इनको निकालना है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, यानी कि काफ़ी टिपिकल होता है। हाँ, लेंथ वाइज सबसे लंबे रेमी के होते हैं। ऐसे आप ध्यान देंगे मनीला हेम्प, तो ये भी रियल हेम्प नहीं है। मनीला हेम्प जो है वो एक्चुअल में हम म्यूजा टेक्सटाइलिस को बोलते हैं। और म्यूजा टेक्सटाइलिस जो है वो केले की प्रजाति है, म्यूजेसी, है ना, म्यूजा। इसमें जो रेशा प्राप्त होता है वो लीफ सीड से प्राप्त होता है। तो लीफ सीड से प्राप्त होगा तो ये स्ट्रक्चरल में जाएगा, स्ट्रक्चरल फाइबर में जाएगा। स्ट्रक्चरल फाइबर, लीफ फाइबर उसमें काउंट होगा। तो हेम्प क्या है, सन हेम्प क्या है, मनीला हेम्प क्या है ना। 3 नाम आ गए आपके पास, एक रियल हेम्प, एक सन हेम्प, एक मनीला हेम्प। तीनों से फाइबर प्राप्त होता है, लेकिन तीनों अलग अलग पौधे हैं, तीनों की फैमिली भी अलग अलग है, राइट। ऐसे हम बात कर सकते हैं सीसल। सीसल को हम बोलते हैं अगेव सीसलाना। एक तो पौधा आता है अगेव अमेरिकाना, और ऐसे ही पौधे का नाम है अगेव सीसलाना।
है ना। जो अगेव के पौधे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये ग्वार पाठा होता है ना, ग्वार पाठे की पत्तियाँ तो काफ़ी मोटी और गुदेदार होती है, उससे मिलता जुलता है पौधा होता है अगेव का। और काफ़ी जगह पे डेकोरेटिव पर्पज से भी उसको लगाते हैं, क्योंकि उसका जो स्कैप आता है उसके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं और काफ़ी पेरिनियल है। पत्तियों का कलर है वो भी हल्का सा आश कलर का होता है, तो सुंदर दिखने के हिसाब से उसको लगाया भी जाता है। बट ये एक्चुअल में इनकी पत्तियां हैं उनसे रेशे प्राप्त होते हैं। तो जो सीसल है वो अगेव सीसलाना है, पत्तियों से रेशे प्राप्त होते हैं, अगेवेसी का पौधा है। तो मनीला हैम भी पत्तियों से रेशा मिलता है, अगेव सीसलाना के अंदर भी पत्तियों से फाइबर है वो हम प्राप्त करते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करेंगे कोकोनट, है ना। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पौधा होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स में आते हैं। तो कोकोनट से हमारा जो फाइबर प्राप्त होता है, जैसे एक तो इसका बॉटनिकल नाम हो गया कोकोस नुसिफेरा, ठीक है, एरेकेसी का पौधा है। और यहाँ जो फाइबर प्राप्त जहाँ से होता है वो है मीजोकार्प, यानी कि जो मध्य फल भित्ति होती है। मीजोकार्प का मतलब मध्य फल भित्ति। तो जो फ्रूट वॉल होती है उसमें 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। सबसे अंदर होती है एंडोकार्प, उसके बाद में होती है मीजोकार्प और सबसे बाहर होती है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प तो एकदम से चिकनी होती है, ये तो कोई काम में नहीं आती है। मीजोकार्प है, इससे फाइबर प्राप्त होता है। और जो एंडोकार्प है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होती है ना। तो हालांकि उससे कुछ डाइज वगैरह तैयार होती है, बट मीजोकार्प जो है वो फाइब्रस होता है। और इससे 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो आपका फाइबर, जो फाइब्रस हस्क है, इसको अपन फाइबर हस्क भी बोलते हैं। एक जो कोकोपीट होती है, कोकोपीट भी इसी से तैयार होती है, यानी कि जो फाइबर निकलने के बाद में जो कचरा बचता है जो कि बहुत ही हल्का होता है, वो कोकोपीट के नाम से काम में आता है। और वो जो कम वजन के जो अपनी फार्मिंग होती है, इसमें गमले अपन काम में लेते हो और मिट्टी की जगह पे हम कोकोपीट काम में लेते हैं, तो वो भी एक कोकोपीट का सोर्स भी मीजोकार्प ही है। तो मीजोकार्प से ये रेशा प्राप्त होता है और ये फाइब्रस हस्क है। एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प ये फल की भित्तियाँ होती हैं। तो मीजो इसका सोर्स है। ऐसे पौधे का नाम है कपोक। कपोक को अपन बोलते हैं सीबा पेंटेंड्रा। तो सीबा पेंटेंड्रा यानी कि जो कपोक के पौधे हैं उनसे भी जो फाइबर है वो प्राप्त होता है। और ये बॉम्बेसी जो फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। फ्रूट की जो इनर वॉल होती है, फ्रूट की इनर वॉल से ये फाइबर है वो प्राप्त किया जाता है। तो लोकेशन वाइज प्लांट का नाम, लोकेशन वाइज ये सब हम थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसे पौधे का नाम होता है सीमल। सीमल को अपन रेड सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ये बॉम्बेक्स सीबा है इसका नाम। तो सीबा पेंटेंड्रा है वो कपोक का नाम है, बॉम्बेक्स सीबा है वो सीमल का नाम है। दोनों ही जो पौधे हैं वो बॉम्बेसी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही पौधे का नाम है पोचोट। ये भी है सीबा एस्कुलिफोलिया। तो ये जो प्लांट्स हैं ये बॉम्बेसी के पौधे हैं। और यहाँ जो है कि यहाँ हमारा जो फाइबर का सोर्स है वो सीड के हेयर्स है। बाकी के अंदर जो हम बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रूट का मेंशन है कि फ्रूट से रेशा प्राप्त होता है, लेकिन जो सीबा एस्कुलिफोलिया है उसमें फाइबर का जो सोर्स है वो कपास की तरह कौन है, सीड हेयर्स है। तो ऐसे अपन काफ़ी सारे और जो प्लांट्स हैं, यानी कि जैसे आपके मेन फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं, उसके अलावा जो अदर प्लांट्स हैं उसको भी हम ध्यान कर सकते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के अंदर देखो आपको स्पेशल ध्यान देना होता है कि एक तो फाइबर कौन सा है और उसका सोर्स क्या है ना, प्लांट के अंदर वो कहाँ से प्राप्त होता है, और उसके आधार पे उसके जो नाम है वो, या उसका कोई बहुत प्रचलित कोई निकनेम है
या कोई वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो आई होप कि हमारा जो ये इकोनॉमिक बॉटनी का सेक्शन जो चल रहा है, इसमें जो आपने फाइबर की क्लास अभी कवर की है, तो इससे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो फाइबर सेक्शन से जो कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो अपन आराम से कर सकते हैं। तो मे बी ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।